नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वीपति शाह के बारे में। तो इससे जो हमारा पिछले वाला वीडियो था तो उसमें हमने जो 1634 से 1640 का टाइम पीरियड रहता है, जिसमें पृथ्वीपति शाह क्या रहता है, एक अल्पवयस्क शासक रहता है और उसकी संरक्षिका रहती हैं रानी कर्णावती, यानी उनकी माताजी महारानी कर्णावती उनकी संरक्षिका रहती हैं। तो उनके काल के बारे में जाना था, वहाँ से क्या क्या इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम था तो उसके बारे में हमने उसमें जाना था। तो इसके बाद आज हम जानेंगे कि 1640 ईस्वी में जब पृथ्वीपति शाह द्वारा शासन भार संभाला जाता है, यानी वो स्वयं वास्तविक रूप से शासन सत्ता ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद का घटनाक्रम और किस प्रकार से यहाँ पर जो मुग़ल शासक हैं वो गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं और कई आक्रमणों के बावजूद भी गढ़वाल को वो क्या करते हैं, अपने कब्जे में नहीं कर पाते हैं। तो और भी क्या घटनाक्रम होता है, क्या इम्पोर्टेंट यहाँ से हैं, तो इसको हम आज देखेंगे। तो इसमें हम प्रारंभ करते हैं पृथ्वीपति शाह द्वारा शासन भार संभालना। तो इसमें हम देखते हैं कि 1640 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह क्या करते हैं, शासन भार संभाल लेते हैं, यानी वह स्वयं वास्तविक रूप से शासक बन जाते हैं गढ़वाल के, यानी पंवार वंश के वास्तविक रूप से शासन सत्ता अपने हाथों में ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके जो समकालीन शासक रहते हैं शाहजहाँ, जिन्होंने इससे पहले 1635-36 में गढ़वाल पर आक्रमण भी किया था, तो इस समय या क्या करते हैं, अपना एक दूत भेजते हैं गढ़वाल में, यानी जैसे ही पृथ्वीपति शाह शासक बनते हैं तो उनको मुबारकबाद देने के लिए अपना दूत भेजते हैं, जिसका नाम रहता है खिल्लत या खिलवत खां। तो इनको गढ़वाल भेजा जाता है और जहाँ दूत को क्या होता है, उचित सम्मान नहीं मिलता, यानी कोई उसे पूछता नहीं है, उचित सम्मान उसे प्राप्त नहीं होता है। और ये क्या करता है, जो ये दूत रहता है खिल्लत या खिलवत खां, तो ये वापस दिल्ली जाता है और अपनी पूरी हकीकत बताता है कि जी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, किसी ने चाय पानी तक भी नहीं पूछा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कर्णावती काल में सीमा क्षेत्रों पर हुए कब्जे को गढ़ शासक द्वारा पुनः विजित करना। तो यहाँ पर होता ये है कि जो महारानी कर्णावती रहती हैं, तो उनके काल में क्या होता है, जो गढ़वाल की सीमाएं हैं, यानी जो अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं, वो क्या कर देते हैं, कब्जा कर देते हैं। अब एक महिला शासिका है, ऊपर से इतना बड़ा जो मुग़ल साम्राज्य है वो भी क्या था, गढ़वाल के खिलाफ था, यहाँ पर आक्रमण होते हैं। तो क्या होता है कि जो आस पास के राजा थे वो क्या करते हैं, जो गढ़वाल की सीमाएँ थी उन पर आक्रमण करते हैं और काफ़ी भूभाग पर कब्जा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखें कि सिरमौर यानी देहरादून का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर शासक रहते हैं मंदाता प्रकाश, और यहाँ पर ऊपर दापा है, तिब्बत का क्षेत्र है, यहाँ से तो लगातार आक्रमण होते रहते थे। पूर्व में है चंदवंश, और चंदवंश से लगातार यहाँ पर हमले गढ़वाल की सीमा पर होते रहते हैं। तो होता ये है कि महारानी कर्णावती के काल में ये सभी क्या कर देते हैं, गढ़वाल के जो भूभाग है, चाहे उत्तर में हो, पश्चिम में हो या दक्षिण में हो या पूर्व का क्षेत्र हो, तो काफ़ी भूभाग पर क्या हो जाता है, इनका कब्जा हो जाता है। तो सबसे पहला कार्य क्या होता है, जब पृथ्वीपति शासक बनते हैं तो जो भी एक सीमा पर आक्रमण हो रहते हैं तो वो क्या करते हैं, उन पर आक्रमण करते हैं और अपनी सीमा को मुक्त करते हैं। तो इसी क्रम में क्या होता है, ये सबसे पहले आक्रमण करते हैं देहरादून के क्षेत्र में, गढ़वाल के पश्चिमी भाग पे, और यहाँ पर सिरमौर पर आक्रमण करते हैं, जहाँ पर शासक रहता है मंदाता प्रकाश। तो मंदाता प्रकाश क्या होते हैं, हार जाते हैं। इसमें पृथ्वीपति शाह की विजय होती है और इन दोनों के बीच होती है हाटकोली की संधि। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मंदाता प्रकाश और पृथ्वीपति शाह के बीच होती है 1640 ईस्वी में हाटकोली की संधि होती है। और इस संधि में जो ये मंदाता प्रकाश है, सिरमौर शासक है, तो वो गढ़वाली जो राजा है, पंवार राजा है पृथ्वीपति शाह, इसको देहरादून का क्षेत्र क्या कर देता है, सौंप देता है, यानी संधि में देहरादून का क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद
पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो चंद वंश के रहते हैं, बाज बहादुर चंद इसमें शासक रहते हैं। इससे पहले जब कर्णावती का काल था तो उसमें हमने देखा था इन्होंने मुग़ल शासक की मदद की थी, गढ़वाल पे आक्रमण किया था। तो इसी क्रम में क्या करते हैं, प्रतिपद शाह क्या करते हैं, चंद वंश के शासक बाज बहादुर चंद पर आक्रमण करते हैं और जो सीमा वाला क्षेत्र था उसको अपने राज्य में मिला लेते हैं, यानी प्रतिपद शाह इसमें भी जीत जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि फिर दापा पर आक्रमण होता है, यानी तिब्बत के क्षेत्र में उत्तरी भाग पर आक्रमण होता है और जो सीमा वाला क्षेत्र है वो वहाँ से छुड़ा लिया जाता है। और यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि इसी दापा के युद्ध में हमने कर्णावती के काल में पढ़ा था कि जब कर्णावती ने चमोली में हाट गांव में क्या कहा था, ब्राह्मणों को भूमि दान की थी। तो जो हाट ताम्रपत्र है तो उसमें क्या है, माधो सिंह की उपस्थिति बताई जाती है। तो इसी में हम देखते हैं कि यहाँ पर 1640 में युद्ध होता है और माधो सिंह सतलज के तट पर युद्ध लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं इसी दापा युद्ध में। तो 1640 में माधो सिंह जो उनके प्रमुख सेनापतियों में से एक रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है इसी दापा युद्ध में। तो ये आपको ध्यान रखना है 1640 ईस्वी में। तो यहाँ पर माधो सिंह के इससे संबंधित एक कहानी भी है कि वो जब ऐसे हालत में हो जाते हैं कि लास्ट में उन्हें लगता है कि अब प्राण बचने मुश्किल हैं, तो वो अपने सैनिकों को कहते हैं कि उनको क्या करा जाए कि आधा भून दिया जाए, आग में भून दिया जाए और उसके बाद पालकी पे बिठा देते हैं कि सैनिकों को ऐसा ना लगे कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो फिर ये होता है कि जो राजा रहता है या सेनापति रहता है, पूरा दारोमदार उसी पे रहता है कि युद्ध जीतेंगे या हारेंगे। अगर सेनापति या जो राजा रहता है वो मारा जाता है तो सेना वैसे ही भाग जाती थी। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, इस प्रकार के कुछ कार्य करते हैं। तो ये जब माधो सिंह के बारे में व्यक्तित्व वाले उसमें आएंगे तो उसमें यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1640 ईस्वी में माधो सिंह की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर इस दापा युद्ध में। तो ये प्रमुख कार्य रहता है जब 1640 में प्रतिपद शाह शासक बनते हैं तो वो क्या करते हैं, सीमा के क्षेत्रों में सबसे पहले जो कब्जे हुए थे उनको छुड़ाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम कि शाहजहाँ का गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण, यानी शाहजहाँ क्या रहते हैं, ताक में रहते हैं कि जी हम गढ़वाल पर कब आक्रमण करें, कब ऐसी परिस्थितियाँ बने। अब देखो 1635-36 में आक्रमण किया, उनके नाक कान काट दिए गए। दूसरी बार 40 में खिलवत खां को भेजा दूत बना कर के, चलो जी आप क्या करो, इनको मुबारकबाद दे दो मुग़ल शासक की तरफ से, तो उसका भी सम्मान नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो शाहजहाँ रहता है वो गढ़वाल पर आक्रमण नीति बनाए रखता है कि कब मौका मिले कि इस गढ़वाली शासक को हम परास्त करें। तो अब देखते हैं होता क्या है कि शाहजहाँ का गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण होता है 1654 ईस्वी में। तो जो ये आक्रमण होता है इसमें शाहजहाँ क्या करता है, खलीतुल्ला नामक अब एक अपने सेनापति की नियुक्त करते हैं आक्रमण करने के लिए, यानी आक्रमण का जिम्मा खलीतुल्ला को दिया जाता है। उनके नेतृत्व में मुग़ल सेना रहती है और चंद वंश के जो बाज बहादुर चंद थे ये पहले से ही क्या है, मुग़लों के एक हिसाब से आप अधीन कह सकते हैं कि अधीन ही रहते हैं। तो इनको भी क्या होता है कि आदेश दिया जाता है कि आप क्या करो, आप जो गढ़वाल की जो पूर्वी सीमा है यहाँ पर क्या करो, आप आक्रमण करो। तो क्या करते हैं कि खलीतुल्ला के नेतृत्व में दिल्ली से सेना आती है और गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए, और साथ में सिरमौर शासक मंदाता प्रकाश, हाटकोली की संधि आपको अभी याद होगी कि हाटकोली की संधि हो चुकी है 1640 में, और ये ज़बरदस्ती की संधि हुई थी, यानी मंदाता प्रकाश हार गया था, देहरादून का क्षेत्र उसने गंवा दिया था। तो यहाँ पे क्या होता है, वो भी क्या है, पड़ोसी है, तो क्या करेगा, आक्रमण जरूर करेगा। तो मंदाता प्रकाश क्या करता है, वो भी आक्रमण करता है और पूर्वी क्षेत्र से
चंद वंश में बाज बहादुर चंद आक्रमण करते हैं। तो चंद वंश के बाज बहादुर चंद द्वारा लोहबागढ़, बदानगढ़, जूनियागढ़ आदि पर आक्रमण करके विजित किया जाता है, यानी आदि पर आक्रमण होता है। और इसके अलावा जो खलीतुल्ला खां रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये देहरादून के क्षेत्र में आक्रमण करते हैं। मंदाता प्रकाश भी देहरादून के क्षेत्र में आक्रमण करते हैं और देहरादून को ये जीत लेते हैं। और जो चंद वंश में बाज बहादुर चंद हैं, ये क्या करते हैं, लोहबागढ़, बदानगढ़, जूनियागढ़, यानी जो इसका क्या है, पूर्वी भाग है गढ़वाल सीमा का, यानी चमोली पौड़ी का जो पूर्वी क्षेत्र है उसको ये जीत लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही ये देहरादून से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, सेनाएं ऋषिकेश से ऊपर की तरफ जाती हैं, तब तक क्या हो जाता है, वर्षा काल प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पर आज देखिए कि पहाड़ों में परिस्थितियाँ कैसी हैं, काफ़ी टफ हो जाती हैं। तो इस कारण क्या होता है कि वर्षा काल में युद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए खलीतुल्ला खां क्या करते हैं, देहरादून जो इन्होंने विजित किया था, यहाँ पर एक प्रशासक नियुक्त कर देते हैं चतुर्भुज से, और खुद क्या है, वापस चले जाते हैं, दिल्ली वापस चले जाते हैं। तो फिर ये जो चतुर्भुज सिंह रहते हैं, चतुर्भुज चौहान रहते हैं, ये देहरादून के क्षेत्र में कुछ समय तक बने रहते हैं। और 1655 में पुनः प्रतिपद शाह क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं देहरादून में, और फिर इनको परास्त कर देते हैं। और पुनः 1655 ईस्वी में फिर देहरादून पर क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है प्रतिपद शाह का। अब इसके बाद है कि शाहजहाँ का गढ़वाल पर तीसरा आक्रमण होता है 1656 में। तो यानी 2 बार मुगल शासक क्या हो जाता है, परास्त हो जाता है, गढ़वाल में उसकी सेनाएं हार जाती हैं। फिर क्या करते हैं, वो तीसरा प्रयास करते हैं गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए। तो 1656 में आक्रमण होता है। और इसका जो कारण क्या था, कारण वही है कि एक तो 1635 में पहली बार हारे थे, दोबारा पुनः फिर खिल्लत खां को भेजा, उसे कोई उचित मान सम्मान नहीं मिला। और प्रतिपद जब फिर दूसरी बार आक्रमण किया गया, तो उस समय जो चतुर्भुज चौहान को इन्होंने प्रशासक नियुक्त किया गया था, तो फिर प्रतिपद शाह क्या कर देते, पुनः कब्जा कर देते हैं देहरादून के क्षेत्र में। तो अब तक क्या है, वो लगातार क्या होती हैं, हारते रहते हैं। तो क्या करते हैं, दोबारा से आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, यानी आक्रमण करते हैं। और ये नेतृत्व में होता है कासिम खां के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है, इस युद्ध में प्रतिपद शाह हार जाते हैं। और हार के बाद क्या है, गढ़ शासक के संबंध में 2 मत हमें देखने को मिलते हैं। यानी इस युद्ध में कासिम खां के नेतृत्व में तीसरा आक्रमण है, इसमें प्रतिपद शाह हार जाते हैं। अब जब हार जाते हैं तो इतिहासकार इसके संबंध में अपने 2 मत व्यक्त करते हैं। पहला मत है कि गढ़ राज्य मुगलों के अधीन हो गया, और अधीनता स्वरूप क्या करते हैं, जो मेदिनी शाह हैं, इनके पुत्र रहते हैं मेदिनी शाह, उनको मुगल दरबार में भेजा जाता है। तो पहला मत तो ये है कि प्रतिपद शाह हार गए और उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। और दूसरा मत क्या कहता है कि उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। देहरादून व अन्य जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, मुगलों और जो अन्य शासक है, यानी मंदाता प्रकाश हो गए सिरमौर के, कुमाऊँ के बाज बहादुर चंद हो गए, यानी जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने केवल कब्जा किया था, देहरादून व अन्य सीमावर्ती क्षेत्र में। बाकी ऐसी कोई अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की थी। तो जो ये दूसरा मत है, तो अधिकतर विद्वान इसको स्वीकार करते हैं। तो हम भी इसी को मान के चलते हैं कि जो प्रतिपद शाह है उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, और देहरादून या जो अन्य सीमावर्ती क्षेत्र है वो मुगलों और अन्य शासकों के अधीन रहा कुछ समय तक। अब इसका कारण क्या है वो आप आगे देखेंगे। अब स्वतंत्र होने के कारण ही 1659 ईस्वी में दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को शरण देते हैं। यानी इसके बाद जब सुलेमान शिकोह आते हैं यहाँ पर, जब शाहजहाँ के बाद उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है और औरंगजेब अपने भाइयों को मारना प्रारंभ करता है,
तो इसमें जो दारा शिकोह रहता है उसके बड़े भाई रहते हैं, तो उसके जो पुत्र रहते हैं सुलेमान शिकोह। तो सामूगढ़ के युद्ध के बाद सुलेमान शिकोह क्या करते हैं, गढ़वाल में आते हैं शरण लेने के लिए। तो गढ़वाल में जब शरण लेने आते हैं, प्रतिपद द्वारा उनको शरण दी जाती है। उसके बाद भी फिर हमें औरंगजेब के साथ इनके युद्ध देखने को मिलते हैं। तो जो पहला मत है, यानी कि उन्होंने अधीनता स्वीकार कर दी, तो ये वहीं पर समाप्त हो जाता है। यानी कि प्रतिपद द्वारा मुगलों की कोई अधीनता स्वीकार नहीं की गई थी। यानी कि सिर्फ क्या था, जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ा बहुत कब्जा हुआ था। इसके बाद है सुलेमान शिकोह का गढ़ में शरण लेना। तो यहाँ पर होता क्या है कि शाहजहाँ के बाद उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है मुगल वंश में। तो जो औरंगजेब रहता है, तो औरंगजेब के द्वारा जो उसके और भाई हैं उनका क्या कर दिया था, कत्लेआम शुरू किया जाता है, यानी सबको मारा जाता है। तो इस क्रम में जो दारा शिकोह रहते हैं उनके पुत्र सुलेमान शिकोह क्या करते हैं, पहाड़ी राज्य में शरण लेने आते हैं। और कहा जाता है कि पहले ये कुमाऊं में आते हैं। बाज बहादुर चंद पहले से मुगलों के प्रति समर्पित है, उन्हें पता था इसके परिणाम क्या होंगे। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि वो थोड़ा बहुत संपदा और थोड़ा बहुत उन्हें क्या कर देते हैं, गढ़वाल राज्य में जाने लायक क्या कर देते हैं, सिपाही या उनके साथ सैनिक व्यवस्था करवाते हैं कि आप गढ़वाल तक जाइए, और गढ़वाल में ऐसा शासक है जो क्या करेगा, आपको शरण देगा। तो पहुंच जाते हैं जी सुलेमान शिकोह गढ़वाल में, और गढ़वाल में शासक रहते हैं प्रतिपद शाह। तो प्रतिपद शाह कोई शरण में आ गया तो फिर क्या होता है, वो उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है जी, आप हमारी शरण में आ गए, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो सुलेमान शिकोह के साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि इनके साथ ये अकेले नहीं आए थे, इनके साथ और प्रमुख कौन कौन से लोग आए थे। पहला है धर्म भाई थे इनके मोहम्मद शाह, यानी मोहम्मद शाह इनके साथ थे। दूसरा था श्यामदास और हरदास, दो और लोग आए थे जिनमें श्यामदास और हरदास थे जो मुगल चित्रकार थे, और इनके द्वारा ही गढ़वाल में चित्रकारिता का प्रारंभ किया जाता है गढ़वाल में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्यामदास और जो हरदास हैं ये गढ़वाल में किसके साथ आए थे, तो ये सुलेमान शिकोह के साथ आते हैं, और इन्हीं के द्वारा गढ़वाल में चित्रकारिता की नींव रखी जाती है। अब इसके बाद औरंगजेब द्वारा गढ़ शासक से सुलेमान शिकोह की मांग। अब देखो घटनाक्रम क्या होता है कि औरंगजेब क्या होता है, शासक बन जाता है, दिल्ली में शासक बन गए औरंगजेब। तो उसके द्वारा क्या होता है कि गढ़ राज्य को पत्र भिजवाया जाता है गढ़वाल के लिए कि आप क्या करो, सुलेमान शिकोह को हमें सौंप दो। जैसे उसे पता चलता है कि ये गढ़ राज्य में शरण लिए हुए हैं, तो मांग करता है, और अन्यथा क्या करता है, आक्रमण की धमकी देता है कि आपको क्या करना है, अगर आप इसको हमें नहीं सौंपते हैं तो आप युद्ध के लिए तैयार रहें। तो फिर जब पत्राचार होता है तो कहते हैं कि प्रतिपद शाह क्या करते हैं, जवाब देते हैं कि ऐसा अनुचित कृत्य करने की अपेक्षा वह अपने राज्य को गंवाने को तैयार है। उन्हें पता है इतना बड़ा शासक है, अगर लगातार वहाँ से आक्रमण होंगे तो लंबे समय तक उन्हें रोक के रखना काफ़ी मुश्किल है। तो प्रतिपद शाह क्या जवाब देते हैं कि ऐसा अनुचित कृत्य करने की अपेक्षा वह अपने राज्य को गंवाने को तैयार है, यानी अपना जो राजपूत धर्म है उसे निभाने को तैयार रहते हैं कि अगर कोई शरण में आ गया तो चाहे अपने प्राणों की ही बलि क्यों ना देने पड़े, लेकिन उसकी रक्षा करनी होती है। तो इसके बाद औरंगजेब का फिर गढ़वाल पर पहला आक्रमण होता है, यानी जब प्रतिपद शाह मना कर देते हैं तो फिर क्या करेंगे, औरंगजेब गढ़वाल पर आक्रमण करता है। अब देखो औरंगजेब आक्रमण करता है, वह पहले 3 युद्ध उनके विफल रहते हैं शाहजहाँ के समय। तो वो क्या करता है, चौतरफा घेरने की नीति बनाता है, यानी कि हर जगह से गढ़वाल पर आक्रमण करने की नीति बनाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ से गढ़ राज्य पर आक्रमण किए जाते हैं। तो इसमें जम्मू कश्मीर के राजस्वरूप रहते हैं शासक, उनको कहा जाता है कि आपको क्या करना है,
उत्तरी क्षेत्र से गढ़वाल पर आक्रमण करना है। सिरमौर है पश्चिम के क्षेत्र से गढ़वाल पर ये आक्रमण करते हैं। इसके साथ दिल्ली में राद खां के नेतृत्व में, यानी दिल्ली से राद खां के नेतृत्व में सेना आती है गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए। और ये चंद वंश में बाज बहादुर चंद तो जब कहो इन्हें, ये तो रेडी रहते हैं जी गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए। तो यानी बाज बहादुर चंद क्या है, इनको भी आदेश दिया जाता है कि आप क्या करो, गढ़वाल पर आक्रमण करो। अब देखो घटनाक्रम क्या होता है। और इसके साथ दक्षिण से जोधपुर के राजा हैं राजरूप, यानी राजस्थान जोधपुर के राजा हैं, इनको भी फरमान दिया जाता है कि आप क्या करो, गढ़वाल पर आक्रमण करो दक्षिण से, यानी कि चौतरफा घेरने की नीति बनाई जाती है। और कहते हैं कि इस युद्ध में प्रतिपक्ष जीत जाते हैं, यानी सबका वो सामना करते हैं और जीत जाते हैं इस युद्ध में। अब इस युद्ध में जीत जाते हैं, यानी युद्ध परिणाम में प्रतिपक्ष विजय रहते हैं। इसको देख लेते हैं। पूर्व से बाज बहादुर चंद, पश्चिम से राद खां और सिरमौर शासक है, उत्तर के क्षेत्र से राजरूप कश्मीर का शासक, और दक्षिण से जोधपुर शासक राजरूप यहाँ पर प्रतिपक्ष पर चौतरफा आक्रमण करते हैं। लेकिन प्रतिपक्ष क्या करते हैं, इस आक्रमण को विफल कर देते हैं। अब इसके बाद पहला आक्रमण औरंगजेब का विफल हो जाता है। फिर क्या होता है, औरंगजेब दूसरा आक्रमण करते हैं 1659 ईस्वी में। तो इस दूसरे आक्रमण में मुगल सेना को जो नेतृत्व होता है वो करते हैं कासिम खां, यानी कासिम खां द्वारा मुगल सेना का नेतृत्व किया जाता है। और इसमें फिर दोबारा से वही बाज बहादुर चंद लगातार आक्रमण करेगा। सिरमौर शासक वो भी उसकी मदद करते हैं और क्या करते हैं, मुगल सेना की ये सहायता करते हैं जो कासिम खां के नेतृत्व में रहती है। और इसका परिणाम भी वही होता है, पुनः क्या करते हैं, प्रतिपक्ष मुगल सेना का जो प्रयास रहता है उसको विफल कर देते हैं, यानी प्रतिपक्ष जीत जाते हैं इस युद्ध में। अब देखो दोनों आक्रमण विफल हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो औरंगजेब है वो क्या करते हैं, बल की जगह छल का प्रयोग करते हैं, यानी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं। जब उन्होंने देखा कि बल का प्रयोग विफल हो रहा है, कि गढ़ राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इसको जीतना मुश्किल हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, छल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए छल में क्या करते हैं वो, कि उनके हिंदू सेनापति रहते हैं जयसिंह, और वो जयसिंह को भेजते हैं गढ़वाल में कि आप क्या करो, गढ़वाल जाओ और कुछ कूटनीति ऐसा करो कि हमें क्या मिल जाए, मेदिनी शाह को यहाँ सौंप दें। तो सेनापति क्या करते हैं, जयसिंह श्रीनगर आते हैं और वो क्या करते हैं कि प्रतिपक्ष के ब्राह्मण मंत्री रहते हैं उनको अपने पक्ष में कर देते हैं, उनको अपने पक्ष में करते हैं और कहते हैं कि मंत्री द्वारा सुलेमान को जहर देने की कोशिश की जाती है। और कहते हैं कि जैसे ये योजना बनाई जा रही थी कि सुलेमान को मंत्री क्या करेंगे, उसको जहर देंगे, जहर दे के मार देंगे। तो होता क्या है कि तब तक सुलेमान सुन लेता है और वो भाग जाता है पहाड़ों के क्षेत्र में, ऊपर उत्तरी क्षेत्र में चला जाता है। और कहते हैं कि वो रास्ता भटक जाता है और गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं, विदेशी समझ के वापस सौंप देते हैं राजधानी में, श्रीनगर वो तिब्बत की ओर जाता वैसे, और श्रीनगर वापस आ जाता है। तो अब क्या होता है कि जब ये बात ब्राह्मण जो मंत्री द्वारा विश्वासघात होता है, ये बात पता चलती है राजा प्रतिपक्ष को। अब जैसे ही प्रतिपक्ष को ये बात पता चली तो उन्होंने फिल्मी स्टाइल में क्या कर दिया, भरे दरबार में दरबार चल रहा है और उन्होंने मंत्री की गर्दन उड़ा दी, मुंडी उड़ा दी, यानी उसका गला काट देते हैं। अब ब्राह्मण मंत्री की हत्या कर देते हैं भरे दरबार में। तो अब देखिए ये जो भरे दरबार में हत्या होती है इसका भी परिणाम आगे चलकर काफ़ी कुछ डिसाइड करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मंत्री की हत्या हो गई है और सुलेमान सिको क्या है, अब भी क्या है, सुरक्षित रहता है। अब औरंगजेब द्वारा जब जयसिंह को भेजा जाता है तो ये प्रयास भी उनका विफल हो जाता है, यानी जयसिंह के
जो उन्होंने मंत्री को अपने पक्ष में किया था, तो उसका भी कोई अच्छा परिणाम नहीं आता है। तो इसके बाद वो क्या करते हैं, जयसिंह के पुत्र राम सिंह को भेजते हैं कि यानी राम सिंह, अब आप जाओ और आप कुछ ऐसी कूटनीति करो कि हमें मेदिनी शाह प्राप्त हो, सुलेमान सिंह को प्राप्त हो जाए। तो राम सिंह क्या करते हैं, अब मंत्री के बजाय क्या करते हैं, प्रलोभन देते हैं मेदिनी शाह को। अब मेदिनी शाह उनके पुत्र रहते हैं प्रतिपत शाह के, तो मेदिनी शाह को प्रलोभन देकर क्या कर देते हैं, कहते हैं कि उन्होंने, मेदिनी शाह ने क्या कर दिया, सुलेमान को पकड़वा दिया। और प्रतिपत शाह को जब तक खबर होती है तब तक सुलेमान कहाँ पहुँच जाता है, दिल्ली पहुँच जाता है। और 5 जून 1661 को उसे मुग़ल दरबार भेजकर क्या करते थे, उसकी हत्या कर दी जाती है। यानी सुलेमान सिकों को बहुत बुरी तरह से निर्मम मौत दी जाती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस घटना से जो प्रतिपत शाह रहते हैं वो काफ़ी दुखी होते हैं। अब सुलेमान को पकड़कर जब दिल्ली भेजा जाता है तो मेदिनी शाह के संबंध में हमें इतिहासकार क्या करते हैं, 2 मत, अलग अलग मत हमें देखने को मिलते हैं। यानी इतिहासकार इनके संबंध में अलग अलग बातें कहते हैं। पहला है, शिव प्रसाद डबराल जी हैं, पहला मत है, इसके अनुसार नवंबर 1660 में मेदिनी शाह ने राज्य को और अधिक विपत्ति से बचाने, यानी हम देखते हैं कि देखो 3 युद्ध शाहजहाँ से लड़ रहे, 2 युद्ध और औरंगजेब से लड़ रहे, तो यानी लगातार एक भारी व्यक्ति की वजह से लगातार राज्य की प्रजा भी त्रस्त है, राजा भी त्रस्त है, राज परिवार भी त्रस्त है और आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है। तो लगातार विपत्ति से बचाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, सत्ता अपने हाथ में ले ली, यानी पृथ्वीपत शाह को हटा दिया और स्वयं राजा बन गए। और जब सत्ता अपने हाथ में ले ली तो उसके बाद उन्होंने सुलेमान सिकों को क्या कर दिया, मुग़ल दरबार भेज दिया। तो पहला मत तो ये कहता है कि वो स्वयं राजा बन गए। अब दूसरा मत क्या कहता है कि मेदिनी शाह ने क्या करा कि षड्यंत्र रचकर अपने पिता के विरुद्ध क्या कर दिया, सुलेमान को मुग़ल दरबार को सौंप दें। यानी कि प्रतिपत शाह को पता नहीं चलता है और मेदिनी शाह शासक नहीं बनते, क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। ये मनोची का कथन है। तो यानी हमें 2 मत देखने को मिलते हैं। और पहले मत के अनुसार क्या है, मेदिनी शाह गढ़ शासक बनते हैं, यानी प्रतिपत शाह के बाद क्या करते हैं, गढ़ शासक बनते हैं। लेकिन अगर दूसरे मत की बात की जाए तो यहाँ पर मेदिनी शाह के षड्यंत्र के बारे में जब गढ़ शासक को पता चलता है तो कहते हैं वो उनको अपने उत्तराधिकार से वंचित कर देते हैं और देश निकालने की सज़ा देते हैं कि तुम मेरे सामने कभी मत आना। तो कहते हैं कि इसके बाद जो मेदिनी शाह है वो कहाँ चले जाते हैं, मुग़ल दरबार में चले जाते हैं और 1662 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इस मृत्यु 1662 में मेदिनी शाह की जो मृत्यु के संबंध में क्या है कि जो उसकी पुष्टि कहाँ से होती है, पुष्टि होती है औरंगजेब के द्वारा। जब उसकी मृत्यु होती है, मेदिनी शाह की मृत्यु होती है, तो प्रतिपत शाह को एक पत्र भेजा जाता है, गढ़वाल गढ़ शासक के लिए एक पत्र भेजा जाता है 1662 ईस्वी में। और वह पत्र क्या है, उत्तर प्रदेश अभिलेखागार में अभी भी मौजूद है। तो यानी मेदिनी शाह की मृत्यु की पुष्टि हो जाती है 1662 ईस्वी में। अब देखिए सुलेमान सिकों को षड्यंत्र के कारण, मेदिनी शाह के षड्यंत्र के कारण सुलेमान सिकों की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद प्रतिपत शाह क्या कहते हैं कि मेरे पुत्र का पाप एक दिन जरूर रंग लाएगा, राज्य ऐश्वर्य सब क्या है, धूल में मिल जाएगा। यानी मेरे पुत्र का पाप क्या है, एक दिन जरूर रंग लाएगा और राज्य ऐश्वर्य ये जितना भी है सब एक दिन मिट्टी हो जाएगा। तो वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। यानी प्रतिपत शाह, स्वयं सोचो आप कि इतने सारे युद्ध लड़े जिसके लिए, और अंत में क्या है, पुत्र ने ही क्या किया, धोखा दिया और उसके बाद उसको बहुत बुरी तरह से मारा जाता है औरंगजेब द्वारा। तो यहाँ पर दुखी होना भी लाजमी था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं प्रतिपत शाह के काल से संबंधित। प्रतिपत शाह ऐसे शासक हैं जिन्होंने रवाई के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया और राजगढ़ी को क्या करा, द्वितीय राजधानी बनाया। यानी जो उत्तरकाशी का क्षेत्र है उसकी तरफ इन्होंने विशेष ध्यान दिया और राजगढ़ी को इन्होंने क्या करा, अपनी द्वितीय राजधानी घोषित करा। ये उत्तरकाशी
में है रवाई क्षेत्र, और राजगढ़ी या गढ़वाल गढ़ी को द्वितीय व ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करते हैं। और यहाँ का जो प्रशासक है वह अपने पुत्र दिलीप को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करते हैं। इसके बाद प्रतिपत्सा का प्रजा द्वारा विरोध किया जाता है। अब देखो कारण क्या है प्रजा का विरोध करना। राज्य के अंतिम सालों में प्रजा द्वारा उनका विरोध किया जाता है। कारण यह है कि एक मुस्लिम शासक के लिए यानी एक मुस्लिम के लिए प्रजा व राज्य को संकट में डालना और इतने सारे युद्ध करने, यानी युद्ध तो अंतिम रूप से जो युद्ध का हर्जाना होता है वह जनता को, प्रजा को ही भुगतना पड़ता है। तो फिर विरोध होने का कारण एक ये भी था कि एक मुस्लिम के लिए उन्होंने क्या किए, इतने सारे संकट मोल ले, प्रजा को संकट में डाला। फिर दूसरा कारण ये है कि अपने मंत्री की हत्या भी कर देते हैं जो ब्राह्मण थे, और साथ में ही जो राजकुमार रहते हैं, गढ़ राज्य का भविष्य रहते हैं, यानी मेदिनी शाह को देश निकाले की सज़ा दी जाती है और उत्तराधिकार से भी वंचित किया जाता है। तो इसका जो जनता रहती है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इनका विरोध होने लगता है इनके शासन के अंतिम दिनों में, और स्वयं भी वो वृद्ध हो जाते हैं। जब राजकाज चलाने में उन्हें लगता है कि वो अब असमर्थ हैं, तो वो अपने जीवित रहते ही 1664 ईस्वी में क्या कर देते हैं, मेदिनी शाह के पुत्र रहते हैं, अल्पवयस्क पुत्र रहते हैं फतेहपति शाह, और फतेहपति शाह को वो क्या कर देते हैं, राजा घोषित कर देते हैं 1664 में। और 1664 से 67 तक वो क्या करते हैं, खुद उसके संरक्षक नियुक्त हो जाते हैं। यानी 1664 से 67 तक उन्होंने क्या किया, फतेहपत के संरक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। अब इसकी जानकारी 1667 में उनका एक हमें ताम्रपत्र प्राप्त होता है। अंतिम जो उनका ताम्रपत्र है 1667 से प्राप्त होता है। 1667 ईस्वी का ताम्रपत्र हमें प्रतिपत शाह का प्राप्त होता है। तो 1664 से 67 के बीच फतेहपत शाह क्या है, उनके संरक्षक बनते हैं, और उनके उसमें फतेहपति के राजा रहते हुए वो राजकाज चलाते हैं। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो दून या दून घाटी में जब लगातार आक्रमण हो रहे थे, तो उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिपत शाह द्वारा दून घाटी में क्या है, प्रतिपुर नामक नगर की स्थापना की जाती है और साथ में दुर्ग की स्थापना की जाती है। वहाँ एक दुर्ग भी बनाया जाता है। प्रतिपत शाह की तुलना अजय सिंह रावत ने राणा हमीरदेव से की है। राणा हमीरदेव भी कुछ इसी प्रकार के कार्य करते हैं, तो इसके लिए प्रतिपत शाह की तुलना किससे की जाती है, राणा हमीरदेव से की जाती है। और एटकिंसन के अनुसार गढ़वाल का तुगलक कौन कहलाता है, मेदिनी शाह कहलाता है। गढ़वाल का तुगलक कहलाता है मेदिनी शाह। और अंततः 1668 में प्रतिपत शाह की मृत्यु हो जाती है। 1668 ईस्वी में प्रतिपत शाह की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इनके पुत्रों की बात की जाए तो प्रतिपत शाह के कुल 9 पुत्र थे, जिनमें मेदिनी शाह और अजबू कुंवर क्या थे, 2 प्रमुख थे। और मेदिनी शाह के पुत्र रहते हैं फतेहपत शाह, और इन्हीं को 1664 में प्रतिपत क्या करते हैं, नया गढ़ शासक नियुक्त करते हैं। तो ये था हमारा प्रतिपत शाह का काल। तो इसके साथ ही आज की ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।